Good morning, everyone. All of you, open your book, page number 107, lesson number 18, The British Rule and the Revolt of 1857. So, today we will discuss about the British rule and the revolt of 1857. Okay? इंडिया वॉज ए वेरी रिच कंट्री इन द एशियन टाइम. एशियन टाइम में इंडिया जो थी वो बहुत ही अमीर थी, बहुत ही रिच थी. ओके, ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया बहुत ही रिच थी. ओके, इन फैक्ट इट वॉज कॉल्ड द गोल्डन बर्ड. और इंडिया को क्या कहते थे? गोल्डन बर्ड. ओके, सोने की चिड़िया. क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड था, जो टेक्सटाइल था, स्पाइसेस थे, ये सब चीजें बिजनेस के तौर पे बहुत ज्यादा अच्छा था. ओके, द स्टोरी ऑफ इट्स रिचनेस वॉज स्प्रेड फार एंड वाइड. और इसकी जो अमीरी थी, इंडिया की जो अमीरी थी, उस टाइम इंडिया बहुत अमीर था, इसकी कहानी दूर दूर तक बहुत लोग जानते थे. ठीक है. When the Arabs heard about it, जब अरब्स को इनके बारे में पता चला, जब अरब्स को पता चला कि इंडिया बहुत अमीर है, दे स्टैब्लिश ट्रेड इन रिलेशंस विद इंडिया. और इन्होंने, अरब्स ने क्या किया? इंडिया के साथ कौन से रिलेशन शुरू किए? ट्रेड रिलेशन, व्यापार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया. ओके, दे वर द फर्स्ट टू स्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया. और अरब्स जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन शुरू किया. Okay, underline this line. Underline this line. When the Arabs heard about it, they established trade relation with India. They were the first to establish trade relation with India. Okay, this is important. Okay, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ट्रेड रिलेशन किसने शुरू किया था इंडिया के साथ. Okay, they traded in spices, टेक्सटाइल एंड पर्ल्स. और इन्होंने किस में ट्रेड किया? टेक्सटाइल क्या होता है? कपड़ा, स्पाइसेस, मसाले, एंड पर्ल्स, मोती. ओके, व्हाइट कलर के जो मोती होते हैं, पर्ल्स, जो समुद्र में से निकलते हैं, सीज और ओशियंस में से निकलते हैं. ओके, ग्रेजुअली द यूरोपियंस ऑल्सो हर्ड अबाउट इट. और धीरे धीरे क्या हुआ? यूरोपियंस को भी पता चल गया कि इंडिया बहुत ही अमीर है, और उसके साथ अरब्स क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं. ओके, एंड डिसाइडेड टू हैव ए ट्रेड लिंक विद इंडिया. और अरब्स के बाद यूरोपियंस ने भी डिसाइड किया कि क्यों ना इंडिया के साथ ट्रेड लिंक रखा जाए. ओके, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, पर धीरे धीरे क्या हुआ? थोड़ा टाइम डलने के बाद द मोटिव ऑफ यूरोपियंस, जो यूरोपियंस की इच्छा थी वो बदल गई. ओके, चेंज्ड एंड दे कैप्चर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. और यूरोपियंस ने क्या किया? इंडिया के कुछ पार्ट्स पे कब्जा कर लिया. ओके, इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी हाउ द यूरोपियंस केम. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूरोपियंस कैसे आए इंडिया में, एंड स्टैब्लिश देयर रूल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. और उन्होंने कैसे अपना रूल बना के रखा, अपना राज रखा इंडिया में. बिसाइड्स यू विल ऑल्सो स्टडी हाउ द नेटिव पीपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट देम. और आप इसके साथ साथ ये भी पढ़ोगे कि इंडिया के रहने वाले नेटिव लोगों ने, इंडिया के रहने वाले लोगों ने कैसे इनके खिलाफ विरोध किया, रिवॉल्ट किया. Okay, understood everyone? Any doubt regarding this? Comment fast. Comment fast. सबसे पहले कौन आया था इंडिया? अरब्स. ओके, और उसके बाद यूरोपियंस. यूरोपियंस भी ट्रेड करने आए थे, बट उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे उनका जो मोटिव था वो चेंज हो गया, और उन्होंने इंडिया के कुछ पार्ट्स को कैप्चर कर लिया. ओके, India. Okay, the first Europeans to find a sea route to India was the Portuguese. यूरोपियंस जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने सी रूट के थ्रू इंडिया में एंट्री ली थी. ओके, वास्को डगामा. वो कौन थे? वास्को डगामा. ही वेंट अराउंड अफ्रीका एंड लोकेटेड कैलिकट इन केरला. और ये अराउंड किसके इर्द गिर्द घूम के अफ्रीका के, और कहां पर पहुंचे? कैलिकट इन केरला. ओके, इन 1498. ओके, फर्स्ट कौन थे जो सी रूट के थ्रू इंडिया आए थे? पुर्तगीज थे, वास्को डिगामा. ओके, अंडरलाइन दिस. द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया
was the Portuguese Vasco da Gama. Okay, and he went around Africa and located Calicut in Kerala in 1498. Okay, basic da Gama nahi, Vasco da Gama. Okay, Anmol. The British East India Company came to India with the intention of trading in spices. और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया आई थी क्या इरादा लेकर? इंटेंशन मीन्स इरादा. उनका इरादा क्या था कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके स्पाइसेस का, कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स, मेडिसिन, परफ्यूम्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स. ओके, वो अपना ट्रेडिंग कर सके इंडिया का, इसलिए वो ब्रिटिश क्या थे, इंडिया में एंट्री ली थी उन्होंने. ओके, इवेंचुअली द ब्रिटिश गेन्ड ए स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड बाय डिफीटिंग द पुर्तगीज. और अचानक से क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने पैर कदम जमा लिए, किनको हराकर? यूरोपियंस को. ओके, डिफीटिंग द पुर्तगीज, डच एंड फ्रेंच. किस किस को हराया उन्होंने? सॉरी, पुर्तगीज को, डच एंड फ्रेंच को हरा दिया. ओके, किसने हराया? ब्रिटिश ने. ओके, दे सेट अप बिग ट्रेडिंग सेंटर्स. और उन्होंने बहुत बड़े बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स खोल लिए. ठीक है, कहां कहां पर? सूरत, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता. एंड टर्न देम इनटू फोर्ट्स. और उनको किसमें टर्न कर दिया? फोर्ट्स में, किले बना दिए वहां पर. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? कमेंट फास्ट, हरी अप. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ब्रिटिश ने किन किन लोगों को हराया? पुर्तगीज को, डच को और फ्रेंच को, और अपने पैर इंडिया में जमा लिए, फुट होल्ड कर लिया. ठीक है, और वो इंडिया क्यों आए थे ब्रिटिश? ट्रेड करने के लिए. कौन से इरादे से आए थे, कौन से इंटेंशंस से आए थे? उनसे ट्रेड करने के लिए. ओके, एनी डाउट एनीवन? कमेंट फास्ट. जो ब्रिटिश थे वो, और फोर्ट्स कहां कहां पे बनाए उन्होंने? सूरत, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता. ओके, नेक्स्ट है, तो द ब्रिटिश वॉज अर्निंग ए गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द ट्रेड. और ब्रिटिश को अच्छा पैसा मिलने लग गया इंडिया के साथ ट्रेड करने में, उनको बहुत अच्छा पैसा वो कमाने लग गए. येट देयर ग्रीडीनेस इंक्रीज डे बाय डे. और दिन ब दिन उनके जो लालच था वो बढ़ता गया. ग्रीडीनेस मतलब लालच. ठीक है, दे स्टार्टेड मिस यूजिंग द फैसिलिटीज ग्रांटेड बाय द मुगल रूलर्स टू मेक इवन मोर प्रॉफिट. और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो मिस यूज करने लग गए. जो फैसिलिटीज उनको दी गई थी, जो उनको फैसिलिटीज दी थी मुगल्स ने, उनका वो मिस यूज करने लग गए. ठीक है, टू मेक इवन मोर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो उनका मिस यूज करने लग गए. ओके, when Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal, protested against the British ways of trading. और जब सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे बंगाल के, उन्होंने विरोध किया ब्रिटिश का, जैसे वो ट्रेड कर रहे थे उनका विरोध किया. दे स्टार्टेड अ वार अगेंस्ट हिम इन 1757. और उन्होंने 1757 में उनके खिलाफ एक वार स्टार्ट किया, एक लड़ाई स्टार्ट की. ओके, दिस वार इज नोन एज द बैटल ऑफ प्लासी. और इस वार का नाम क्या था? द बैटल ऑफ प्लासी. ओके, द नवाब ऑफ बंगाल वॉज डिफीटेड. और जो नवाब बंगाल थे वो क्या हो गए? वो हार गए. ओके, इन 1764 द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड अनदर वार अगेंस्ट द कंबाइंड आर्मीज ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल एंड ओध एंड द मुगल एम्परर्स. और 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया एक और वार. किसको कंबाइन किया? आर्मीज को कंबाइन कर लिया, नवाब ऑफ बंगाल एंड ओध एंड द मुगल एम्परर्स. ओके बेटा, वो प्लास कॉल्ड द बैटल ऑफ बुक्सार. ओके, दे वन द वार एंड ऑब्टेन्ड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल. और उन्होंने वार को जीत लिया और क्या शुरू कर दिया? रेवेन्यू लेना, बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. रेवेन्यू मीन्स टैक्स. ठीक है, एक टाइप ऑफ टैक्स कलेक्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. दिस मेड द कंपनी वेरी पावरफुल. और इससे क्या हुआ? लोगों से टैक्स कलेक्ट करने से उनकी जो कंपनी थी वो बहुत ही पावरफुल बन गई.
ओके। आफ्टर स्पेंडिंग मच टाइम इन इंडिया दे नोटिस दैट देयर वॉज नो यूनिटी अमंग द इंडियंस रूलर्स। और काफी टाइम रहने के बाद ब्रिटिश ने इंडिया में रहकर देख लिया कि जो इंडिया के रूलर्स थे उनमें एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, दे वर इन फैक्ट फाइटिंग विच ईच अदर। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड अप्लाइड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और ब्रिटिश ने क्या किया, उनकी इस यूनिटी, उनमें यूनिटी नहीं थी, इस चीज को देखकर उन्होंने क्या किया, किसका रूल अपनाया, पॉलिसी कौन सी अपनाई, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, उनके अंदर लड़ाई डलवाकर और खुद रूल करना चाहा। ओके, द यूज ऑफ दिस पॉलिसी हेल्प देम टू कैप्चर ए नंबर ऑफ किंगडम्स। और इसके इस पॉलिसी के यूज से क्या हुआ, उनको हेल्प मिली कि वो बहुत सारे किंगडम्स को अपने अंदर ले सके और भी स्टेट्स को अपने अंदर ले सके। ओके, अपने किंगडम को पावरफुल बना सके। ओके, दे ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर पावर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और उन्होंने अपने इंडिया के और भी पार्ट्स में अपनी जो पावर थी उसको फैला दिया। ओके, एक्सटेंड कर दिया। However, there were a few powerful kingdoms like the Marathas, पंजाब एंड मैसूर। और भी बहुत सारे पावरफुल किंगडम्स थे जब ब्रिटिश इंडिया में थे, तो और भी पावरफुल किंगडम्स थे। कौन कौन से थे, मराठास, पंजाब एंड मैसूर, हु डिड नॉट गिव इन टू द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश में शामिल नहीं हुए। ओके, जिनको ब्रिटिश जीत नहीं पाए। द ब्रिटिश फॉट मैनी वार्स अगेंस्ट देम। और ब्रिटिश ने उनके खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी एंड अल्टीमेटली डिफीटेड देम। बट क्या होता था, वो लोग हार जाते थे। ओके, बाय 1850 दे हैड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बट 1850 में क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स में उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ? नेक्स्ट इज ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग इंडियंस। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंडियंस थे वो जागरूक होने लगे, उनको पता चलने लगा कि ब्रिटिश जो है उनके खिलाफ गलत कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं। ओके, सॉरी, वन मिस्टेक हियर ऑल ऑफ यू इन दिस पैराग्राफ वी रीड ना। हाउएवर देयर वर ए फ्यू पावरफुल किंगडम्स लाइक द मराठास, पंजाब एंड मैसूर, हु डिड नॉट गिव इन टू द ब्रिटिश। द ब्रिटिश फॉट मैनी वार्स अगेंस्ट देम एंड अल्टीमेटली डिफीटेड देम। फिर क्या हुआ, काफी सारे वार्स लड़ने के बाद अंत में क्या हुआ, ब्रिटिश ने उनको हरा दिया। ओके, मराठास, पंजाब एंड मैसूर को। ओके, माई वॉइस इज नॉट, इंडियंस को पता चलने लग गया कि जो ब्रिटिश है हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ओके, द ब्रिटिश डिड नॉट वॉन्ट टू लीव एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। और जो ब्रिटिश थे वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे कि उनको प्रॉफिट कम मिले, वो हर चीज में प्रॉफिट ज्यादा पाना चाहते थे। दे फोकस्ड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। और उन्होंने किस पे फोकस किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। आप लोगों ने देखी ना वो मूवी आमिर खान की लगान, है ना, आपने देखा ना, उसमें कैसे ब्रिटिश जो हैं फार्मर्स से टैक्स लेते हैं ज्यादा। ओके, दे फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक ओपियम एंड इंडिगो। और उन्हें फार्मर्स को फोर्स किया कि वो कौन से कैश क्रॉप्स उगाएं, ओपियम एंड इंडिगो। मीन्स ओपियम मीन्स अफीम एंड इंडिगो मीन्स नील। ओके, दीज क्रॉप्स वर देन बॉट एट अ वेरी लो प्राइस बाय द ब्रिटिश। और फिर वो ब्रिटिश क्या करते थे, इन क्रॉप्स को बहुत कम दाम में खरीदते थे, लो प्राइस में खरीदते थे फार्मर्स से, एंड सोल्ड इन फॉरेन लैंड्स एट हाई प्राइस। और फिर वो अपने फॉरेन में कंट्री में जाकर उनको हाई प्राइस पर बेचते थे। टू मेक द मैटर इवन वर्स द फार्मर्स हैड टू पे ह्यूज टैक्सेस। और फिर क्या हुआ, ये मैटर बहुत ही खराब हो गया, वर्स हो गया, क्योंकि जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। एज ए रिजल्ट द इंडियन फार्मर्स बिकम वेरी पुअर। और फिर क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला, जो इंडियन फार्मर्स थे वो बहुत ही गरीब हो गए। ओके, द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री सफर्ड द सेम फेट एज द एग्रीकल्चर। जैसे कि एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ था बहुत ज्यादा, वैसे ही क्या हुआ, इंडियन हैंडलूम का भी बहुत नुकसान हुआ। हैंडलूम आप समझते हो ना, हथकरघा। ओके, जो हथकरघा इंडस्ट्रीज थी उनका भी सेम हाल हुआ जैसा कि एग्रीकल्चर का हुआ, क्योंकि तब भी लोग क्या कर रहे थे,
बाहर की कंट्री से जो चीजें आ रही थी, कपड़े आ रहे थे, वो सब वो पहन रहे थे, इंडिया के कपड़े नहीं पहनते थे। ओके, इट वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द करप्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। और ये क्यों हुआ, ऐसा विनाश क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनकी करप्ट पॉलिसीज थी, भ्रष्ट पॉलिसीज थी। ओके, जो उनके नियम थे वो बहुत ही बेकार थे। सिल्क एंड कॉटन ग्रोवर्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू ब्रिटिश एट वेरी लो प्राइजेस। जो सिल्क और कॉटन उगा रहे थे उनको भी फोर्स किया जा रहा था कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम प्राइजेस में ब्रिटिश को बेचें। These were then sent to Britain। और फिर क्या होता था, सिल्क और कॉटन को कहां पर भेजा जाता था? ब्रिटेन में। वेयर क्लोथ वर मैन्युफैक्चर्ड, जहां पर क्लोथ बन रहा था, कपड़ा बन रहा था। एंड सेंट बैक टू इंडिया, और फिर कपड़ा बनकर वापस कहां पर आ रहा था? इंडिया में। फॉर सेल एट हाई प्राइजेस, ज्यादा दाम में बेच रहे थे इंडिया में लाकर। दिस रिन्यूड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और इससे क्या हुआ, जो इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज थी वो क्या हो गई? बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। जो इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, कपड़ा बनाती थी जो इंडस्ट्रीज, वो क्या हो गई? तबाह हो गई। द इंडियन कॉटन ग्रोवर्स एंड वीवर्स बिकम जॉबलेस। और जो इंडिया के कॉटन ग्रोवर्स थे, जो कॉटन उगाते थे, और जो वीवर्स थे, कपड़ा बनाते थे, वो क्या हो गए? जॉबलेस हो गए, उनके पास जॉब नहीं बची। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? क्यों इंडियंस ब्रिटिश के खिलाफ हुए थे? क्यों खिलाफ हुए थे? क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनके साथ बहुत गलत कर रहे थे, फार्मर से ज्यादा टैक्स ले रहे थे, उनको मजबूर कर रहे थे कि वो लोग अफीम और नील की खेती करें, ठीक है। और जो क्या कर रहे थे, कॉटन्स लेकर जा रहे थे यहां से और ब्रिटेन में जाकर उनको हाई प्राइजेस पे बेच रहे थे, और वो वापस क्लोथ बनकर इंडिया में आ रहा था और हाई प्राइजेस में बिक रहा था। और किसका फायदा हो रहा था? सिर्फ ब्रिटिश लोगों का फायदा हो रहा था, और जो इंडियन फार्मर्स थे वो बहुत ही पुअर हो गए थे। ओके, और जो इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज थी वो तबाह हो गई थी। ओके, इसलिए बोल रहे थे कि पहले जो इंडिया था वो ब्रिटिश के आने से पहले क्या था? सोने की चिड़िया, बट उनके आने के बाद वो बहुत ही गरीब देश हो गया। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। Thank you and have a nice day.